बात जो शुरू होनी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो कहना ही बेकार है कि किसी विधि में संशोधन की जरूरत ये होगी ही होगी। भाई तो होगी ही होगी। कानून एक समय में बनता है और समय लगातार चेंज होता है, तो कानून में कितने भी अच्छे शब्दों का उपयोग कर लिया जाए, कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन फिर भी उसमें संशोधन की आवश्यकता ये तो पड़ ही जाएगी। ये ठीक है कि कानून में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि कम से कम संशोधन की जरूरत पड़े, लेकिन कुछ भी आप कर लो, क्योंकि कानून एक निश्चित समय के लिए बनेगा, तो जैसे ही वो समय बदलेगा वैसे संशोधन की जरूरत ही आएगी। इसलिए दुनिया के सारे संविधानों में संशोधन संबंधी प्रावधान ये रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन दुनिया के जितने भी संविधान हैं, कुछ में संशोधन की प्रक्रिया बहुत टफ है और कुछ में संशोधन की प्रक्रिया बड़ी आसान है। इस आधार पर आप लोग शुरुआत से, चाहे एलएलबी की क्लास है तो चाहे कोई हो, ये लिखा करते हैं कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक साहब जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का आप विभाजन करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसके आधार पर ही करते हैं। कुछ संविधान ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से संशोधित हो सकते हैं और कुछ संविधान ऐसे हैं जिन्हें संशोधित करना बहुत कठिन है, जैसे अमेरिका का संविधान है, उसे संशोधित करना बहुत कठिन है। वहां जो प्रक्रिया है संविधान के संशोधन की, उसके मुताबिक जो वहां की संसद है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, वहां के दो सदन जैसे हमारे यहां हैं, तो उन दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है, इससे संविधान संशोधन का प्रस्ताव ये पास होना चाहिए। और उसके बाद जो वहां स्टेट्स हैं, वहां स्टेट्स की संख्या लगभग 50 है। लगभग कितनी है एकदम कंफर्म हमें नहीं मालूम, वो आप गूगल, एआई, 20 चीजें हैं आज, उन पर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो वहां जो टोटल जन स्टेट्स की संख्या है, वहां संविधान का संशोधन दो पार्ट्स में करते हैं, इनिशिएशन और रेटिफिकेशन, ये दो नाम उसे दिए हैं। इनिशिएशन का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस के जो दो सदन हैं, उनके किसी एक हाउस में, ठीक है, संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव ये आ गया और फिर 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया। ऐसे दूसरे सदन से, तो कांग्रेस ने 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया, ये मान लिया जाएगा इनिशिएशन हो गया, ठीक है ना। इनिशिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो गया। अब रेटिफिकेशन, इसकी प्रक्रिया शुरू होनी है। तो रेटिफिकेशन के लिए चाहिए कि जितनी वहां स्टेट्स हैं उनका 3/4 है, 3/4 उस संविधान संशोधन से सहमत हो। जब तक 3/4 स्टेट्स उस संविधान संशोधन से सहमत नहीं है, तब तक वो संविधान का संशोधन हो ही नहीं सकता। एक और प्रक्रिया दी है, मतलब संविधान के संशोधन की दो प्रक्रिया हैं, और उन दो प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया चुनी जाएगी, यह विकल्प कांग्रेस के पास है। कांग्रेस उन दो प्रक्रियाओं में से कोई एक प्रक्रिया चुन ले। तो एक प्रक्रिया यह शुरू हो गई जिसमें जो हमारे यहां से मिलती जुलती प्रक्रिया है, भाई हमारे यहां भी तो ऐसे ही होता है, तो हमारे यहां से मिलती जुलती प्रक्रिया है कि कांग्रेस के दो सदन
उनमें से किसी एक में संविधान के संशोधन के लिए प्रस्ताव आया, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ, फिर दूसरे सदन में इसी प्रक्रिया को अपनाया गया और यह कहा गया कि इनिशिएशन ऑफ द प्रपोजल ये हो गया। कांग्रेस ने इनिशिएशन कर दिया प्रपोजल का। अब इसके बाद रेटिफिकेशन की प्रक्रिया ये शुरू होगी और रेटिफिकेशन में 3/4 जो राज्य हैं वहां के, उन्हें उसको समर्थन देना है, उसे पास करना है। यदि ऐसा होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ माना जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि कांग्रेस 2/3 स्टेट्स का सम्मेलन बुलाए, एक कन्वेंशन बुलाए, उस कन्वेंशन में जो 2/3 स्टेट्स हैं वो संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पास करें, यानी इनिशिएशन की एक दूसरी प्रक्रिया। एक प्रक्रिया वो है इनिशिएशन की, एक प्रक्रिया ये हो गई। और जब ये 2/3 स्टेट्स के सम्मेलन में ये पास हो जाएगा, उसके बाद 3/4 स्टेट्स का सम्मेलन फिर बुलाया जाए, यानी 3/4 और 2/3 वो रहेगा। ठीक है, एक कांग्रेस पास करते और दूसरा सम्मेलन बुला लीजिए और 3/4 स्टेट्स अपने सम्मेलन में संविधान के संशोधन का प्रस्ताव पास करें, तब जाकर संशोधन होगा। अब चूंकि प्रक्रिया इतनी कठिन है, इसलिए 1800 कुछ में अमेरिका का संविधान बना और केवल 30 संशोधन, ठीक है, वहां प्रस्तावित हुए। ठीक है, प्रस्तावित तो शायद 200 हुए। हाँ, प्रस्तावित 200 हुए। ठीक है, और उसमें से 30 संसद के द्वारा पास किए गए, ऐसा कुछ है, जिनमें से कुल मिलाकर 25, केवल 25 पूर्णता को प्राप्त कर सके, यानी 25 संशोधन ही सिर्फ हो सके। आज तक 25 से 26वां संशोधन ही नहीं हो पाया, और जिनमें से 10 संशोधन अमेरिका का संविधान लागू हुआ उससे 2 साल के भीतर हो गए, क्योंकि उसके द्वारा बिल ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट जैसा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, तो उससे कोई असहमत होने का प्रश्न किसी का ही नहीं। इसलिए 1 से 10 2 साल के भीतर, और बाकी 200-250 सालों में सिर्फ 15। तो इतनी कठिन प्रक्रिया है। यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया में 6 या 7 स्टेट्स हैं उनके। वहां क्या करना पड़ेगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जिसे वो कॉमनवेल्थ कहते हैं, जो कॉमनवेल्थ की लेजिस्लेचर है, उसके 2 सदन हमारे यहां जैसे। अच्छा, अमेरिका में एक और प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई संशोधन, आपको बता इसलिए रहे कि यह भी कभी कभी एलएलएम के एंट्रेंस में पूछा जाता है। अभी तेलंगाना का पेपर डाला है, आपको देखना चाहिए, शुरुआत से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के ही सवाल हैं उसमें, और आपको लगभग सब बताया जा चुका है। इसलिए आपको उसमें अपनी क्षमता का आकलन जरूर करना चाहिए कि हम कितना कर पा रहे हैं, और न कर पा रहे हो तो खुद शर्मिंदा होइए। हम इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की है कि खुद से करके देखिए। लगभग एक एक बात बताई गई, लगभग नहीं, एक एक बात बताई गई है, एक एक बात बताई गई है। इसलिए खुद करके देखिए और कितना हुआ ये देखिए, इसीलिए ये बता रहे हैं। अदरवाइज इसे बताने की कोई जरूरत है नहीं हिंदुस्तान के संदर्भ में। लेकिन कभी कभी
हम उम्मीद करते हैं कि सीयूईटी, ये जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज के एलएलएम एंट्रेंस हैं वो भी आप देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वहां ये पूछा ही जाएगा, केवल जो सेल्फ फाइनेंस में आप जो है एडमिशन अगर एलएलएम में लेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज आपसे ये पूछेंगी, और फिर नेट वगैरह वहां तो पूछा ही जाएगा। तो एक बार पढ़िए सारी चीजों को, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कॉमनवेल्थ की लेजिस्लेचर है उसके भी 2 सदन है, और वहां ये है कि दोनों जो सदन हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से संविधान के संशोधन का प्रस्ताव रखें, और अगर दोनों सदन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नहीं रख रहे हैं तो एक सदन एक बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करे और फिर 3 महीने बाद दोबारा फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करे। इतना जब हो जाएगा तो इनिशिएशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ठीक है। सॉरी, वहां हम अमेरिका की एक बात बताना चाहते थे कि अमेरिका में एक प्रतिबंध है, हमारे यहां वो नहीं है, कि जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, जैसे हमारे यहां भी तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश से होंगी, ठीक है ना, ऐसे ही विभिन्न महाराष्ट्र से 48 होंगी, बंगाल से, ठीक है, शायद 42 हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, उसे घटाया और बढ़ाना, इसके संबंध में अगर कोई संविधान संशोधन अमेरिका में आएगा तो वो नहीं आ सकता, वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी रिप्रेजेंटेशन घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, शेष संविधान के संशोधन हो सकते हैं, और वो भी इतनी टफ प्रक्रिया से, जिसके कारण से सिर्फ आज तक 25 संशोधन किए जा सके, जिनमें से भी 10 शुरुआती 2 सालों में, और वो भी फंडामेंटल राइट से संबंधित, जो कि किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आइए तो ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग यही स्थिति है, वहां भी इनिशिएशन हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इससे पास होना चाहिए, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी सर्वसम्मति होनी चाहिए, ठीक है, कोई विरोध ना करे, तो बहुत कठिन स्थिति है, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इससे पास होना चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, रेफरेंडम ये किया जाएगा। रेफरेंडम मीनिंग जब चुनाव, ठीक है ना, जो संविधान के संशोधन का प्रस्ताव आया है इस पर चुनाव होगा, मतदान होगा, जिसे रेफरेंडम की प्रक्रिया वहां का है। क्योंकि नाम जो होता है, जैसे आपका नाम सूर्य प्रकाश है तो सनलाइट नहीं कह सकते, ठीक है, अनुवाद नामों का नहीं होता, तो प्रक्रिया का नाम बाहर रेफरेंडम है, इसलिए उसे रेफरेंडम ही बोलेंगे। फिर एक रेफरेंडम होगा, ठीक है, पूरी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें संविधान के संशोधन के पक्ष में, ठीक है, 2 प्रकार की मेजॉरिटी आनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, वहां जो टोटल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें जो कुल जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक है, टोटल स्टेट्स, उनमें जो कुल जनसंख्या है उसके बहुमत से पास होना चाहिए। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की मानवीय जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, तो कम से कम, ठीक है, 10 लाख में 5 लाख 1,000, ठीक है, ये उसके पक्ष में होने चाहिए, 5 लाख 1 वोट कम से कम उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है, संविधान के संशोधन के पक्ष में, पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ठीक है। और ऐसे ही मानिए वहां 6 या 7 स्टेट हैं, तो कम से कम अगर 7 हैं, ठीक है, तो 4 में, ठीक है, 6 में है तो भी 4 में, ठीक है, ऐसे वहां
स्टेट में भी उसे बहुमत से पास होना चाहिए, यानी 4 स्टेट्स में कम से कम बहुमत और पूरी ऑस्ट्रेलिया में इन टोटल बहुमत। ऐसे जब वो पास होगा तो ये माना जाएगा कि संविधान का संशोधन हुआ। इस कारण से वहां भी प्रक्रिया बहुत कठिन है, ठीक है, वहां भी नहीं हो पा रहा है संशोधन, हो पा रहा मीनिंग देयर बाय बड़ा टफ मामला हो जाता है। और जब टफ हो जाता है तो आसानी से संशोधन हो ही नहीं सकते, और संशोधन समय की आवश्यकता है, जरूरत पड़ेगा। अब कितने भी बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर लो, संशोधन की जरूरत ये तो होने ही वाली है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय लगातार बदलता है, आवश्यकताएं लगातार बदलती हैं, तो संशोधन की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी संशोधन की प्रक्रिया बेहद कठिन है और वहां भी प्रतिबंध है। जो स्टेट्स का सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसके अनुपात में और उसकी संख्या के संबंध में कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है, ये वहां भी प्रतिबंध है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कनाडा में, ये शायद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, फिलहाल आप एआई वगैरह पर देख लेंगे कि वहां ये प्रतिबंध है या नहीं, प्रक्रिया यही है। अब आइए आप कनाडा में, ठीक है, तो कनाडा में भी लगभग यही प्रक्रिया थी 1982 से पहले, ठीक है, क्योंकि कनाडा ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, वहां के सम्राट आज भी वहां के राज प्रमुख इस नाते माने जाते हैं, क्योंकि आपने जब अभी उनके राजा मरे थे और फिर उनका राज्य तिलक हुआ था तो उसमें देखा था वो 76 देशों के लगभग राज प्रमुख होते हैं, तो कनाडा भी उसमें शामिल है। तो 1982 से पहले एक बीएनए एक्ट, ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ये पास किया था इंग्लैंड की लेजिस्लेचर ने, और उसके मुताबिक उसी बीएनए एक्ट को कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन ये माना जाता था। और 1982 से पहले उस बीएनए एक्ट में, ठीक है, जो संशोधन का मामला था कि अगर मानिए बीएनए एक्ट में संशोधन करना ही नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां का माना जा रहा, हमारे अभी तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इस संविधान के पहले से मान रहे थे, शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट आपको पूरा कई बार बताया गया है। तो बीएनए एक्ट वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का एक्ट है, उसी को वहां का कॉन्स्टिट्यूशन मानते थे। अब चूंकि वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का एक्ट है, इसलिए उसमें संशोधन भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट करेगी। तो 1982 से पहले जो कनाडा में पोजीशन थी, वो शुरुआती दौर में तो एकदम, जब बीएनए एक्ट बना तब तो स्थिति यह थी कि कनाडा की लेजिस्लेचर को उसमें संशोधन की कोई अनुमति थी ही नहीं। बस इतना जरूर था 1982 से पहले कि बीएनए एक्ट में जो प्रोविंसेस थे, वहां प्रांत थे, उनको यह अनुमति थी कि वे अपनी शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर सकते थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे हमारे यहां गवर्नर होता है, जैसे वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के संबंध में कोई संशोधन नहीं कर सकते थे, बाकी वो अपनी शासन व्यवस्था के संबंध में संशोधन कर सकते थे। शेष 1949 इसमें बीएनए एक्ट में संशोधन करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, उसे भी केंद्रीय शासन व्यवस्था के संबंध में संशोधन करने का अधिकार दे दिया, ठीक है। लेकिन न तो सेंट्रल लेजिस्लेचर और न ही स्टेट की लेजिस्लेचर, दोनों नहीं, जो उनके संघात्मक संबंध थे, जो उनके फेडरल रिलेशन थे, फेडरल रिलेशन मीनिंग दरबाई जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा था, जिसे हमारे यहां 7 शेड्यूल से किया है, ठीक है, उसके संबंध में कोई भी संशोधन न सेंट्रल लेजिस्लेचर कर सकती थी
और ना स्टेट की लेजिस्लेचर। 1982 ये वो सन है जिसमें ये प्रस्ताव कनाडा की लेजिस्लेचर द्वारा दिया गया इंग्लैंड की लेजिस्लेचर को, और उन्होंने बीएनए एक्ट में संशोधन करके, ठीक है, उन्हें यह हक दिया कि ठीक है आप भी अब बीएनए एक्ट में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 1982 से पहले जब इंग्लैंड की जो संसद थी वो प्रस्ताव पारित करके भेजती थी, जो राज्य थे उनकी सम्मति से, उनकी सहमति भी होनी चाहिए। जब राज्यों की सहमति से प्रस्ताव पारित करके इंग्लैंड की पार्लियामेंट को भेजती थी तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट रूटीन वे में, मतलब फिर इंग्लैंड की पार्लियामेंट उसमें कोई संशोधन अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने जो पास करके भेज दिया उसे ही वहां से पास कर देते थे, और इस ढंग से संविधान का संशोधन होता था। ठीक है, ऐसा 1982 से पहले यह प्रस्ताव पास क्यों नहीं किया जा सका कि भाई हमें, क्योंकि इंग्लैंड की सोवरेनिटी के, वो सॉरी कनाडा की सोवरेनिटी के, उनकी जो संप्रभुता थी उसके अगेंस्ट तो पड़ता ही था कि भाई कनाडा के बाहर की कोई अथॉरिटी, भले वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट हो, वो इनके संविधान का संशोधन करे, ये इनकी डिग्निटी और गरिमा इसके खिलाफ था। तो 1982 से पहले ऐसा अधिकार इन्हें हासिल क्यों नहीं हो सका? इसके लिए इनका एक प्रांत है क्यूबिक, कनाडा का, वो काफी बड़ा प्रांत है, और वो यानी वहां के निवासी इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें यह हक मिलना चाहिए कि आगे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है हम उसे वीटो कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। इस वजह से 1982 से पूर्व कनाडा को अपने संविधान, जो बीएनए एक्ट कहा जाता है, उसे संशोधित करने की कोई, ठीक है, ताकत ये नहीं थी। और अब भी जो अब इन्हें 1982 के बाद मिली है, वहां भी शायद आप एआई वगैरह पर डाल लीजिएगा, वहां भी अभी भी स्थिति यही है कि 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो हाउसेज हैं उनको, और फिर शायद वहां भी स्टेट्स, ठीक है, इनकी सहमति जरूरी है। कितनी मात्रा में जरूरत है, कितनी संख्या होनी चाहिए, ये आप वहां देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर आप देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यही 3 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन थे जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, जो उदाहरण के तौर पर हमारे सामने थे, और तीनों में जो संशोधन की प्रक्रिया थी बेहद टफ थी, और इस कारण से तीनों जगह संशोधन आसानी से नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए इनको क्या कहा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है ना, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कहेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनाते ही काहे हैं? ठीक है भाई, बनाने की जरूरत ही नहीं, आसान सा बनाओ, जैसे ब्रिटेन का मामला है। ब्रिटेन का जो संविधान संशोधन है उसमें परिवर्तन बड़ी आसानी से होता है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी एक्ट पास करना है जिसे सामान्य बहुमत से पास होता है। ठीक है, सामान्य बहुमत से। अब तो शायद वहां भी कुछ लिखित संविधान लाए हैं, अन्यथा हमने कहा था ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, मतलब संविधान चल रहा है ऐसा माना जाएगा। जैसे हमारे यहां भी ये एक्ट जो है ये संविधान के होने का सबूत है, ये संविधान नहीं है। ठीक है ना, ये संविधान थोड़ी है। अगर एक्ट जला दिया जाए तो क्या संविधान, अगर हिंदुस्तान में मौजूद संविधान के सभी बेयर अकस्मात नष्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या हिंदुस्तान का संविधान नष्ट हो गया? वो तो रहेगा, ठीक है, अलिखित रूप में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लैंड में अलिखित तौर पर संविधान मौजूद है, अब उसमें संशोधन करना। ऐसे मानिए अनुच्छेद 21 इंग्लैंड में है, इसमें संशोधन करना है, लेकिन कोई बेयर नहीं है,
ठीक है, क्या लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राणोदयिक स्वतंत्रता से विधि की प्रक्रिया से वंचित, विधि की प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें संशोधन करना है, माने इसमें संपत्ति और जोड़ना है। ठीक है, और सारे बेयर जल चुके तो अलिखित तौर पर मौजूद तो है। हम एक ऑर्डिनरी एक्ट लाएंगे और अलिखित संविधान में संशोधन हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ी आसान प्रक्रिया इंग्लैंड में है। ठीक है, तो दो उदाहरण हमारे सामने थे। ठीक है, एक तो टफ प्रक्रिया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन उसे कह रहे हैं, दूसरा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बड़ी आसान है, बड़ी ही आसानी से संशोधन हो रहा है। हालांकि प्रक्रिया चाहे जितनी टफ हो और प्रक्रिया चाहे जितनी आसान हो, सब कुछ निर्भर व्यक्तियों पर करता है। जैसे ब्रिटेन में प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन संशोधन वहां जल्दी जल्दी होता नहीं है। ठीक है, कारण उसका यह है कि वहां जो जनता है, ठीक है, उसकी इच्छा तो देखनी पड़ेगी। प्रक्रिया आसान है, ठीक है, प्रक्रिया ठीक ऐसी है जैसे हमारे यहां भाई 1/10 पर हाउस चल पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, क्योंकि कोरम 1/10 से पूरा माना जाएगा और 1/10 54 हुए लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक चीज और समझ लें, लोकसभा या राज्यसभा जब ये कहते हैं कि उपस्थित जो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, ऐसे शब्द भी आएंगे। तो जब कहता है कुल सदस्य संख्या, ये शब्द उपयोग करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कुल सदस्य संख्या से मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। कुल सदस्य संख्या वो जो हाउस की कुल मेंबरशिप हो सकती है वो, या जो हाउस की वर्तमान में मेंबरशिप है वो। ये कुल सदस्य संख्या जो शब्द है इससे क्या मतलब होता है, वो कुल सदस्य संख्या जो हाउस की अधिकतम हो सकती है, या वो कुल सदस्य संख्या जो वर्तमान में हाउस की है। क्योंकि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 हो सकती है, ठीक है, शायद 550 हो सकती है, 545 या 550 ऐसा कुछ है। ठीक है, और उसमें से कई लोग मर जाते हैं, कई लोग इस्तीफा दे दिए, तो यह हो सकता है कि जो कुल सदस्य संख्या हो सकती है उतने सदस्य इस समय न हो। ठीक है, और उसने कहा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो बहुमत हम किसका मानेंगे, 545 या 550 जो भी हो सकती होगी उसका, ये जो इफेक्टिव मेंबरशिप इस समय है उसका। तो इस संबंध में लोकसभा के अपने नियम हैं। ठीक है, आप लोकसभा और राज्यसभा के संचालन के अपने नियम होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अपने नियम हैं संचालन के, हाई कोर्ट के अपने नियम हैं, और जैसे उन्हें अपने कार्य संचालन के नियम बनाने का हक है, वैसे ही लोकसभा और राज्यसभा को हम लोगों ने पढ़ा था। मेरा ख्याल था 118, 19, 20, 21 वहां कहीं पर, मतलब 118 से लेकर के 122 तक देखेंगे तो मिल जाएगा। वहां लिखा है कि वो कार्य संचालन के नियम बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने कार्य संचालन के नियम बना रखे हैं और उसमें यह कहा है कि जहां भी ये शब्द होंगे कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो वहां ये मानेंगे कि क्या जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है, यानी अगर 545 हो सकता है, 550 हो सकता है, तो उसका बहुमत, यानी जब कोरम हम हाउस का निर्धारित करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है हाउस का उसका 1/10। ठीक है, तो 250 राज्यसभा का हो सकता है मैक्सिमम नंबर और
शायद 545 या 550 लोकसभा का हो सकता है मैक्सिमम नंबर, उसका 1/10 इतना मिल गया। तो ये 55 और 25 के आसपास बैठेगा, इतना हाउस में उपस्थित हो गया तो हाउस चल पड़ेगा, क्योंकि जैसे कोरम पूरा हुआ हाउस चलेगा। और हाउस चल गया तो जो हाउस चल रहा उसमें बहुमत चाहिए। इसका मतलब 27-28 एमपी लोकसभा में और 13-14 एमपी राज्यसभा में प्रस्ताव को पारित कर दें तो माना जाएगा कि कोई भी प्रस्ताव पारित हो गया। तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट इतना आसान है, ठीक है, क्योंकि सामान्य जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उससे ही संविधान में संशोधन, वो जो अलिखित संविधान है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में आसानी से नहीं हो पाता। कारण उसका यह है कि लोगों की जो पॉलिटिकल विल है, अगर आप ऐसा कोई संविधान संशोधन आसानी से रोज संविधान को संशोधित करेंगे, हो सकता है अगला चुनाव ना जीते आप। अरे भाई, चुनाव तो जीतने ही पड़ेंगे, और जो अगली सरकार आएगी वो भी इतनी ही आसानी से संविधान संशोधन कर पाएगी। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे हमने उतना रिजिड तो नहीं, ठीक है, जितना रिजिड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में है उतना रिजिड तो नहीं, लेकिन फिर भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जब अनुच्छेद 368 हम लोग अभी देखना शुरू करेंगे तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से अलग है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसा नहीं है। तो हमने रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को रखा है, ठीक है। कारण उसका वही कि वहां रिजिडिटी के कारण संशोधन नहीं हो पा रहे हैं, और वहां, ठीक है, आसान जरूर है लेकिन वहां भी आसानी से नहीं हो रहा, ठीक है, पॉलिटिकल विल के कारण। तो हमने दोनों का समन्वय रखा है, ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी रिजिड माना जाएगा, और अक्सर लिखित संविधान रिजिड होते ही हैं, ठीक है। अक्सर जहां भी लिखित संविधान होगा और जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही जाता है, ताकि आसानी से केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है उसको डिस्टर्ब कोई भी न कर पाए। इसलिए आसानी से ये डिस्टर्बेंस न हो, इसके कारण से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते ही हैं, जहां भी लिखित संविधान होगा या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हमारे यहां भी है। माना यह जाता है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन बड़ी आसानी से होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आसानी से नहीं होता, और यही उनके विभाजन का आधार भी है। लेकिन ब्रिटेन और हमारा उदाहरण, इसे देख के यह बात झूठ प्रतीत होती है, क्योंकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन आसान होते हुए भी वहां बहुत आसानी से संशोधन नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक दल को डर लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। और हमारे यहां रिजिड होते हुए भी रोज होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह निकला कि सब कुछ जनता पर डिपेंड करता है। लोकतंत्र में कुछ भी कानून और उसकी प्रक्रिया में डिपेंड या प्रक्रिया पर डिपेंड नहीं होता, ठीक है, सब कुछ जनता पर डिपेंड है। वहां फ्लेक्सिबल है तो भी नहीं हो पा रहा, और हमारे यहां रिजिड है तो भी बड़ी आसानी से हो रहा, ठीक है। खैर, ये एक बात हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आखिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ठीक हो गया कि साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि कहीं भी होगा या लिखित संविधान होगा तो उसमें रिजिडिटी यानी संशोधन की प्रक्रिया कठिन ही रखी जाएगी, ताकि आसानी से संशोधन न हो पाए, ये बात ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है, ठीक है, कि संशोधन की प्रक्रिया, ब्रिटेन का उदाहरण छोड़ दें, कि संशोधन की प्रक्रिया ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है
उससे अलग रखी जाती है, ठीक है ना। क्या इसका कोई कारण है? ठीक है, अगर जैसे ब्रिटेन में भी जितनी आसानी से वो कानून पास करते हैं सामान्य, उतनी आसानी से संविधान का संशोधन करने वाला कानून पास नहीं करते। ठीक है, हमने कहा ना कि अगला चुनाव हार जाएंगे, तो इसलिए उतनी आसानी से संविधान का संशोधन कर देने वाला कानून पास नहीं करते हैं। और अन्य जगह, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सॉरी कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमारा देश हो, आदि आदि, तो वहां तो संविधान के संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया ही बनाई है। ठीक है, तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जिसे पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस, ठीक है ना, या फिर जो उसकी प्रक्रिया को चलाने की शक्ति है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी, ठीक है ना, संबंधित प्राधिकारी के कहा गया है। और जो विधान बनाने की प्रक्रिया, उसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेटिव कैपेसिटी ये कहा गया है। इन दोनों को अलग अलग कर देने का कारण क्या है? ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस, ये अलग क्यों रखा जाता है पूरी दुनिया में? ठीक है, इस पर सोचने की जरूरत है, ये अलग क्यों है। तो इसका कारण यह बताया जाता है कि चूंकि संविधान का संशोधन एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो उसमें आसानी से बिना प्रॉपर कंसीडरेशन, ठीक है, प्रॉपर कंसीडरेशन का मतलब यह होता है कि जो भी प्रस्तावित संशोधन है उसके प्रभावों पर, उसके परिणामों पर विस्तार से, गंभीरता पूर्वक जब तक चिंतन न हो, तब तक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, यानी जो देश की राज्य व्यवस्था को निर्धारित करने वाला कानून है, उसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो विधायी प्रक्रिया है, उसमें कई बार सरकारें दबाव में आकर, ठीक है, कानून पास कर देती हैं। तो किसी दबाव में, ठीक है, या किसी राजनीतिक लाभ की महत्वाकांक्षा में, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले कानूनों में संशोधन न हो सके, इसीलिए पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस को लेजिस्लेटिव, ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, उससे अलग रखा जाता है, ताकि प्रॉपर कंसीडरेशन होने के बाद ही, ठीक है, उसमें संशोधन हो सके। और जितने लोग उस संशोधन से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, सबका प्रतिनिधित्व, सबकी राय, ये जब तक आ न जाए तब तक संशोधन न किए जाएं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था संविधानों में, संविधान के संशोधन के संबंध में रखी जाती है। लेकिन संशोधन एक जरूरत है, बिना उस जरूरत के काम नहीं चलता। ठीक है, तो जब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इतना टफ संशोधन है कि हो ही नहीं पाया, यह हो ही नहीं पाता है, लेकिन संशोधन तो वहां भी चाहिए। तो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं संशोधन के, ठीक है, संशोधन करने की बिना फॉर्मल संशोधन किए। जैसे अमेरिका के संविधान में फॉर्मल, औपचारिक संशोधन तो नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रक्रिया इतनी कठिन, लेकिन संशोधन जरूरत है, संशोधन तो आवश्यकता है समय की, वो तो चाहिए। तो फिर अमेरिका में और ब्रिटेन, जहां अलिखित संविधान है, ठीक है, संशोधन करे तो डर लगता है कि हार न जाए। ठीक है, तो वहां भी संशोधन तो चाहिए। ठीक है, तो संशोधन कैसे करें, फिर इसके लिए टेक्निक्स विकसित होनी शुरू हुई हैं। ठीक है, उन टेक्निक्स को देखेंगे। तो पूरी दुनिया में संविधान के संशोधन के जो औपचारिक तरीके हैं,
फॉर्मल मेथड, फॉर्मल मेथड से जो मतलब है, यानी जो संविधान में ही संशोधन का तरीका दिया है, जिसे अमेरिका की चर्चा हुई, कनाडा में आफ्टर 1982 संभवतः जो स्थिति है वो क्या है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है उसमें भी 2/3 मेजोरिटी है और जो स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं उनमें भी 2/3 मेजोरिटी है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन संभवतः ऐसा ही है। यानी जो फॉर्मल मेथड है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, वो अपनाना कितना भी कठिन हो, लेकिन फॉर्मल संशोधन तो वैसे ही हो सकते हैं। अब वो चूंकि टफ पड़ा रहा है तो जरूरत है कि इनफॉर्मल मेथड भी डेवलप किए जाएं, कुछ अनौपचारिक तरीके ये विकसित किए जाएं, ताकि ठीक है फॉर्मली संशोधित नहीं हो पा रहा, लेकिन संशोधन के माध्यम से हम जिस परिणाम को उत्पन्न करना चाहते हैं वो संशोधन किए बिना हम उस परिणाम को प्राप्त कर लें, इस ढंग की कोई तकनीक ये ईजाद करनी पड़ेगी। इसलिए दो तकनीकें ईजाद हुई, ठीक है, क्योंकि दो प्रकार के संविधान हमारे यहां हमारे सामने आए हैं, दो प्रकार के मीनिंग देयर बाय नेचर, प्रकृति से, बाय नेचर दो प्रकार के संविधान हमारे ध्यान में आए, एक रिजिड और दूसरा फ्लेक्सिबल। रिजिड उसे कहा जहां संशोधन की प्रक्रिया टफ है, फ्लेक्सिबल उसे कहा जहां आसान है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी जनता की मान्यताओं के कारण, ठीक है, जनता के परंपरा प्रिय होने के कारण, ठीक है, वहां भी आसानी से संशोधन नहीं हो पाते हैं। इसलिए दो तरीके विकसित हुए वर्ल्ड वाइड, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का और एक आपका परंपराओं के विकसित होने का, कन्वेंशन, ठीक है, ये दो तरीके विकसित हुए जिनमें औपचारिक तौर पर संशोधन किए बिना, ठीक है ना, संविधानों में संशोधन कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो संविधान के संशोधन के वर्ल्ड वाइड दो तरीके आए, एक इनफॉर्मल मेथड, दूसरा फॉर्मल मेथड, ठीक है, एक औपचारिक तरीका जो स्वयं संविधान में दिया होता है और एक इनफॉर्मल मेथड, अनौपचारिक तरीका जो संविधान में नहीं होता, ठीक है, संविधान में नहीं दिया है कि इससे भी संविधान का संशोधन किया जा सकेगा, ऐसा नहीं लिखा है, संविधान में नहीं दिया, मीनिंग देयर बाय जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से आता है, तो जुडिशियल रिव्यू तो है ही है संविधान में, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकेगा ये नहीं लिखा है संविधान में, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दीज टू मेथड्स आर नॉट, ठीक है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तरीके दिए नहीं होते हैं संविधान के संशोधन के टूल्स के तौर पर, तरीकों के तौर पर, लेकिन उनका इस्तेमाल होता है और उनका विकास इस रूप में हुआ है। जो इनफॉर्मल मेथड है यानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का, इनफॉर्मल मेथड दो प्रकार का है, यानी संविधान का संशोधन दो भागों में विभाजित कर देंगे, इनफॉर्मल मेथड, फॉर्मल मेथड। तो इनफॉर्मल मेथड फिर दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और दूसरा कन्वेंशंस, ठीक है। और इसीलिए आपसे जब हमने बात शुरू की थी कॉन्स्टिट्यूशन पर लगभग 1 साल पहले, क्योंकि अब तो लगभग 1 साल होता जा रहा है, ठीक है, तो हमने कहा था कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हम स्टूडेंट हैं इसलिए क्योंकि यहां जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल मानेंगे। कन्वेंशंस जो विकसित हुए उनको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में शामिल मानेंगे, और हम नहीं कह रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस कुलदीप सिंह ने यही बात बोली है कि जो कन्वेंशन से यानी जो संवैधानिक परंपराएं हैं, ठीक है, जो संवैधानिक परंपरा है वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में एज आर्टिकल मेंशन न हो, लेकिन अगर एक बार ये साबित कर दिया जाएगा, ये उन्होंने सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनेगा इस संदर्भ में कही थी बात, ठीक है ना, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 बार, ठीक है, वायलेट किया था। 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी तो एक ही बार जस्टिस बेग को बनाने के लिए, उससे पहले कांग्रेस नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कन्वेंशन अगर ये साबित किया जाएगा कि कोई संवैधानिक परंपरा है और उसका लगातार पालन हुआ है तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग मानेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग मान लेने का परिणाम क्या होगा? परिणाम यह है कि लॉ की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? बाइंडिंग होती है, वो बाध्यकारी बल होता है उसमें, यानी वैसा करना ही होगा। और अगर हम उसे सिर्फ परंपरा माने तो उसमें परसुएसिव फोर्स होगा, माने तो माने, ना माने तो ना माने, ठीक है। बोले मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी, ठीक है। तो ये फर्क है। तो जस्टिस कुलदीप सिंह ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, दैट इज नॉट द वर्ड्स ऑफ मी, ये मेरे शब्द नहीं है। तो इसीलिए इसे हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कन्वेंशन और इंटरप्रिटेशन ये दोनों शामिल होते हैं। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल संविधान के संशोधन के लिए भी हुआ है, फॉर्मल मेथड के अतिरिक्त, ठीक है ना। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इस प्रक्रिया को सर्वाधिक अमेरिका में उपयोग में लाए, ठीक है। अमेरिका में इसका सर्वाधिक उपयोग किया गया है क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टफ है, मतलब बहुत टफ है मीनिंग देर तो संशोधन बहुत टफ है। और 200-250 सालों में सिर्फ 25 संशोधन हो सके, इससे ज्यादा उसके संशोधन की प्रक्रिया के टफ होने का और क्या प्रमाण हो सकता है? ऐसा तो है नहीं वहां जरूरत नहीं पड़े, जरूरत तो खूब पड़े। तो वहां जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसके माध्यम से संविधान में संशोधन का लक्ष्य यह हासिल किया गया है। और यह लक्ष्य इसलिए हासिल किया जा सका आसानी से कि वहां जो शब्द थे संविधान के वो बड़े सामान्य थे। जैसे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ठीक है, कांग्रेस अभिव्यक्ति तो नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी। अब ये बड़े सामान्य शब्द हैं, ठीक है। कांग्रेस प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी, ये बात उन्होंने बोली है। अब ये एकदम सामान्य शब्द है, इनकी व्याख्या हो सकती है। जैसे उन्होंने, आपने ये कहा ना कि कांग्रेस प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं बना सकी, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता, इसको जब बाधित किया जाए तो कानून गलत है। लेकिन अगर स्वतंत्रता, इसे बाधित नहीं किया जा रहा बल्कि आपकी बदतमीजी को रोका जा रहा है तो कानून गलत नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है, तो संधि विच्छेद किया जा सकता है कि स्व के तंत्र के विपरीत अगर कोई कानून बनाए तो स्व का तंत्र क्या हो सकता है? क्या स्व का तंत्र मनमाना हो सकता है? ठीक है ना। तो स्व ये क्या है? स्व का अर्थ हुआ जो तुम्हारे अंदर से निकले, ठीक है ना, न कि बाह्य तत्वों से प्रभावित हो, ठीक है, वही तो स्व का तंत्र हुआ, ठीक है ना। तो अगर तुम लाभ लेने के लिए, ठीक है ना, किसी की आलोचना छाप रहे हो तो स्वतंत्र के अधीन कहां हो, ठीक है ना। तो बाह्य तत्व से प्रभावित हो, ठीक है ना, बाह्य तत्व से नहीं, स्वतंत्र,
क्योंकि स्व के तंत्र के अधीन हो जाना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्य आधारित आचरण मूर्खता है, ठीक है ना। मूल्य आधारित आचरण ये सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, और सामान्य व्यक्ति मूल्य आधारित आचरण करता है। मूल्य बाहर से निर्धारित हो जाते हैं कि ये अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग तुम आचरण करो, ठीक है। सदा सच बोलो, ये मूल्य आधारित आचरण है, ठीक है ना। मूल्य आधारित आचरण ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। ठीक नहीं है मीनिंग देर भाई, ये सामाजिक व्यक्ति के लिए ठीक है अगर तुम्हारा अंतःकरण परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। अंतःकरण परिवर्तित हो जाए तो फिर तुम्हारा आचरण स्वयं परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। फिर गलत होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें ठीक करने वाली अथॉरिटी बाहर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि संत को किसी कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका आचरण ही परिवर्तित हो चुका है, वो सॉरी उसका अंतःकरण ही परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। जो अंतःकरण परिवर्तित हो गया तो वो जो करेगा वही ठीक होगा। इसीलिए कहा गया महाजनो येन गतासा पंथा, महाजन यानी महापुरुष जिस ओर जाते हैं वही रास्ता है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनका अंतःकरण परिवर्तित है। तो स्वतंत्रता, इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन स्व के तंत्र द्वारा जो कुछ विकसित है, ठीक है, ये जो मांग है स्व के तंत्र की, वो अगर आप अभिव्यक्त करते हो उस पर प्रतिबंध नहीं होगा, अदरवाइज प्रतिबंध क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। आप जो कुछ कह दोगे कि ये मेरी स्वतंत्रता है, मान तो नहीं लेंगे, ये तो हम ऑब्जेक्टिवली तय करेंगे कि जो कुछ आप कह रहे हो स्वतंत्रता, ये किसी की भी स्वतंत्रता हो भी सकती है, ये किसी की भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगर किसी की भी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, और जब नाटक कर रहे हो तो प्रतिबंध लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाली देना, मानहानि करना, देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोलना, ठीक है ना, लोक व्यवस्था में विघ्न पैदा करना, ये स्वतंत्र स्व के तंत्र से निकली हुई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति शांति प्रिय है, ठीक है। मूलतः आदमी शांति प्रिय है, मूलतः आदमी खराब नहीं है। अगर मूलतः आदमी खराब होता तो बच्चा ठीक वैसा ही होता पैदा होने के समय जैसे तुम मरने के समय होते हो। मरने के समय तुम निहायत धूर्त, नीच, कमीन, ठीक है, ये होते हो, और पैदा होने के समय निहायत इनोसेंट, ठीक है। इसीलिए शायद जीसस ने कहा है कि ईश्वर के राज्य में बच्चों को प्रवेश मिलेगा। तो बच्चों का मतलब यह नहीं है कि जो आयु से बच्चे होंगे बच्चों को प्रवेश मिलेगा, उसका मतलब ये है कि जो प्रकृति से बच्चे होंगे, और प्रकृति से बच्चा एकदम इनोसेंट होगा, ठीक है ना। तो आप ये कह नहीं सकते, ठीक है, कि मेरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ तो यही हुआ कि आप व्यवस्था के पक्ष में रहेंगे, आप सदाचारी रहेंगे, आप नैतिकता, आप न्यायालय का अपमान ये करेंगे ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो वो बातें जो फॉर्मल तरीके से हमने हासिल की, ठीक है, लिखकर अनुच्छेद 19(2) में, उन्होंने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से हासिल कर ली, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों हो सका? ये इसलिए हो सका कि वहां शब्द सामान्य था। अगर हमारे देश की तरह स्पेसिफिक होता, ठीक है, विनिर्दिष्ट होता कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को, ठीक है, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसे, बाकी तो सब है ही नहीं, ठीक है। अगर यह कहा गया होता किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, तब ज्यादा अर्थान्वयन की गुंजाइश थी, ठीक है ना। अगर बात को स्पेसिफिक कर दिया जाएगा तो अर्थान्वयन की उतनी गुंजाइश बचेगी नहीं। लेकिन अमेरिका के संविधान में ये ठीक है कि उनका फॉर्मल मेथड बड़ा टफ ये है, लेकिन चूंकि यूज्ड लैंग्वेज ये बड़ी सामान्य है, इसलिए वहां जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का स्कोप ये बहुत ज्यादा था, और इसलिए वहां जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से उन परिणामों को हासिल कर लिया गया जो फॉर्मल मेथड से
संविधान का संशोधन करके हासिल किए जा सकते थे। इसलिए वर्ल्ड वाइड एक तरीका संविधान में संशोधन का विकसित हुआ जिसे अनौपचारिक तरीका कहा गया, और वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन माना गया। ठीक है ना। न्यायिक अर्थान्वयन के माध्यम से संविधान का संशोधन, यह अमेरिका से विकसित हुआ, और वहां ये तरीका इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हो सका क्योंकि वहां शब्दों के जो अर्थ थे वो बड़े सामान्य थे, शब्द बड़े सामान्य थे। लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में एक दिक्कत भी है। एक तो न्यायालय के सामने जो इशू पहुंचता है वो पर्टिकुलर संदर्भ में पहुंचता है। ठीक है ना। जैसे शब्द का उदार अर्थान्वयन करना चाहिए या संकुचित, ठीक है, यह न्यायालय तय करता है कि जो उसके सामने विवाद है वो किस बात से संदर्भ रखता है। इससे जैसे आप देखें हमारे यहां जब संपत्ति के अधिकार की बात चली, ठीक है ना, 1951 याद करें, जब संपत्ति के अधिकार की बात चलती है तो क्या कर रहे हैं कि अमाउंट वो कहते हैं रीजनेबल होना चाहिए, प्रतिकर रीजनेबल होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि 100 रुपए की चीज उसके बदले तुम 2 रुपए प्रतिकर दे दोगे, इसका क्या मतलब है। तो उदार अर्थान्वयन कर रहा 1951 में, 1978 तक मामला बदल जाएगा। लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आ रही है एक गोपालन में, ठीक है, तो वो कानून शब्द का जो अर्थान्वयन कर रहे हैं वो बड़ा संकुचित कर रहे हैं। ठीक है ना। कानून का मतलब सिर्फ अधिनियमित विधि बता रहे हैं, उचित विधि नहीं बता रहे हैं। तो ये किन संदर्भों में न्यायालय के सामने बात पहुंची है। एक तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में यह कमी है कि जिस संदर्भ में बात पहुंचती है, ठीक है, वो संदर्भ तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में कितना महत्वपूर्ण है, यह बात न्यायिक मत को प्रभावित कर देती है। ठीक है। उस समय संपत्ति ये लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही होगी, संभवतः इसलिए न्यायिक मत संपत्ति के अधिकार के संबंध में उदार अर्थान्वयन कर रहा है। स्वतंत्रता उतना महत्व का विषय नहीं रही होगी, इसलिए उन्होंने ए.के. गोपालन में स्वतंत्रता के प्रश्न पर कठोर अर्थान्वयन किया, जबकि उलट होना चाहिए। और 1978 आते आते मामला उलट भी गया। ठीक है। 1978 में तो संपत्ति का अधिकार खत्म ही कर दिया। ठीक है ना। 1979 में, उससे पहले 25वां संविधान संशोधन कर दिया। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके लिए 14, 19, 21 सारी चीजें ले आए। तो 1979 आते आते मामला उलट गया, लेकिन 1951 में स्थिति यही थी। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो होता है, जिस सामाजिक परिस्थिति में मामला न्यायालय पहुंचा है और उस मामले का जो संदर्भ है उससे न्यायिक मत प्रभावित होकर बोलता है, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। फॉर्मल मेथड सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि अच्छा फिर एक और दिक्कत है, न्यायिक मत एक बार में निर्धारित नहीं होता। हमने आपसे पहले भी कहा कि जब न्यायालय एक बार कुछ कहता है, फिर अगले मुकदमे में उसी को फॉलो करता है, फिर उससे अगले मुकदमे में उसी को फॉलो करता है, तब वो एस्टेब्लिश व्यू कहा जाता है, उसे स्थापित विधि कहते हैं देश की। अब अगला मुकदमा कितने साल बाद पहुंचेगा ये भी पता नहीं, उससे अगला कितने साल बाद पहुंचेगा ये भी पता नहीं। तो जो न्यायिक मत निर्धारित होने में समय लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अच्छा फिर जज साहब की अपनी पृष्ठभूमि, वो क्या सोचते हैं। अच्छा जज साहब आए होते हैं अक्सर बहुत बड़े घरानों से, पूरी दुनिया में, हमारे यहां भी जज साहब के घर का कोई कत्ल हुआ नहीं है। जज साहब के घर का, जज साहब के घर में कभी डकैती नहीं पड़ी है। जज साहब के घर में मीनिंग जब उनके पूर्वजों के घर में भी नहीं पड़ी है, उनके पूर्वजों के घर में भी कत्ल नहीं हुआ, इसलिए कत्ल का दर्द उन्हें मालूम नहीं है। इसलिए वहां बैठकर अनुच्छेद 21 की ऐसी संतों जैसी व्याख्या करना कि सबको जमानत दे दी जाए, सबको ये कर दिया जाए, और बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन, ये करना बड़ा आसान है।
ठीक है ना। इसका ग्राउंड लेवल पर क्या प्रभाव हो रहा है कि आजीवन कारावास का आदमी सिर्फ और सिर्फ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काटकर जेल से बाहर है, कहने भर को आजीवन कारावास। ठीक है, इसका परिणाम ये होता है। ठीक है, इसलिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बहुत बेहतर तरीका नहीं, लेकिन जब मजबूरी हो तो करें क्या। तो इनफॉर्मल मेथड ये भी एक विकसित हुआ है, लेकिन अमेरिका में यह आसानी से चल सका, हिंदुस्तान में उतनी आसानी से नहीं चल सका, यद्यपि चला है। क्योंकि हमारे यहां भी देखा अनुच्छेद 21 इसमें विधि शब्द का अर्थ ही बदल गया। ठीक है ना। फॉर्मली आज भी स्थिति वही है, लेकिन अनफॉर्मली यही आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 की स्थिति देखेंगे कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श है। तो परामर्श शब्द की ऐसी व्याख्या आई जिसके कारण से अब मुख्य न्यायमूर्ति लगभग अधिकृत व्यक्ति हो गए जजों की नियुक्ति में, जबकि 1993 से पहले सरकार मुख्य भूमिका में थी। यही तो अभी कहा जब राहुल गांधी बड़ी जोर जोर चिल्ला रहे थे कि साहब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून में चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया। तो पहली बात तो चीफ जस्टिस हो क्यों, ये बताओ। चीफ जस्टिस अपना काम करें ना, यहां का हो। अच्छा, फिर 19 जो कानून बना वो इन्होंने ही बनाया। अभी इससे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था, और जब कोई कानून ही नहीं तो सारे के सारे तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी इनने नियुक्त किए हैं, तुम्हारे नाना उनने नियुक्त किए हैं, स्वयं अकेले। और जो स्वयं अकेले नियुक्त किए तो ये क्यों ना मान लिया जाए तुम हमेशा बेईमानी सत्ता में आए, ये क्यों ना मान लिया जाए। अगर तुम्हारे ही तर्क को मान्यता दे दी जाए तो तुम हमेशा बेईमानी सत्ता में आए, क्योंकि तब तो तुम्ही ने खाली नियुक्त किया। अब तो तब भी कमेटी है, उसमें तुम खुद हो, राज्यसभा के लीडर अपोजिशन है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, और बहुत समय भी इसमें लगता है, लेकिन ये पूरी दुनिया में है, इनफॉर्मल मेथड के तौर पर विकसित हुई है। दूसरा कन्वेंशन, ठीक है, परंपरा। ठीक है, परंपराएं संविधान का संशोधन कर देती हैं। जैसे ये मेथड सबसे ज्यादा इंग्लैंड में इस्तेमाल हुआ। इंग्लैंड में जैसे क्या है, वीटो, ठीक है, सम्राट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आज तक उन्होंने वीटो नहीं किया। ठीक है, परंपरा यह विकसित हो गई जब मंत्रिमंडल कहेगा तभी वीटो करेंगे। ठीक है, परंपरा यह विकसित हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और हमारे यहां भी वीटो राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताया था 2-3 जगह राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से काम कर सकते हैं, वीटो के इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। हमारे यहां भी 2 ही 3 बार किया है। ठीक है, दूसरा कहने को कार्यपालिक की शक्ति हमारे यहां भी राष्ट्रपति में और वहां भी सम्राट में है, लेकिन परंपरा क्या विकसित हुई, कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो तय कर लेगा वही होगा। ठीक है, हम आपसे तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि राष्ट्रपति प्रमुख है या नहीं है। ठीक है, तीसरी बात की कई बार जहां पर खाली जगह है वहां पर परंपरा विकसित हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री के मंत्रियों से किस प्रकार के संबंध होंगे और किस प्रकार से नियंत्रण रखेंगे, इस संबंध में कोई प्रावधान वहां नहीं है, लेकिन माना यह गया प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, लिखा नहीं है कहीं। इवन तो आपसे बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर भी कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और बाकी सब भी कैबिनेट मिनिस्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिवली एक को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उनके अधिकार ज्यादा माने गए हैं। ये परंपरा विकसित हो गई। ठीक है, कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्टर जो कहेगा उससे सब बाध्य होंगे। ठीक है, पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से किस प्रकार संबंधित रहेगा, इसके संबंध में परंपरा विकसित हो गई। ऐसे ही आपका देखेंगे तो लिखा यह कि संसद के सत्र राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन जब तक सरकार नहीं कहती बुलाते ही नहीं। ठीक है, सरकार तय करती है। स्थगित करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन सरकार तय करती है। तो जहां पर गैप है, और यही स्थिति राज्यों में है, राज्यपालों के संबंधों के संबंध में। ठीक है, तो जहां गैप है वहां कन्वेंशन विकसित हुए हैं। सेंट्रल स्टेट, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध, ये संविधानों में
लिखे जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में, आपसे बात हुई थी योजना आयोग, जो अब नीति आयोग कहा जाता है, वो विकसित हुआ। तो विकास के संबंध में नीति आयोग ये बता रहा है कि आप ऐसे विकास करेंगे, ऐसे विकास करेंगे। ये कन्वेंशन विकसित हो गया, परंपरा विकसित हो गई कि वो उनकी बात मान रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषदें गठित हुई हैं। आपको बताया था 6 राष्ट्रीय विकास परिषदें, एक सेंट्रल काउंसिल है, सारी चीजें थी। जब बात कर रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर, तब आपको बताया था राष्ट्रीय विकास परिषद ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होने का प्रमाण है कि हिंदुस्तान में सहकारी संघवाद है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, ये आपको विस्तार से बताया, वो सारे वीडियोस पढ़े हैं। तो वो भी कन्वेंशंस के माध्यम से संचालित होती हैं राष्ट्रीय विकास परिषदें। तो कन्वेंशंस ये भी रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। ठीक है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली अमेंड नहीं हुआ, ये नहीं लिखा है कि नीति आयोग की बात माननी पड़ेगी, या राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिमंडल जब इस ढंग से उन्हें सूचना देगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 75 कितना है, अरे होगा 71, 72, वहां कहीं पे है। ठीक है, 70 से लेकर 76, 77 तक, 77 शायद, 76 में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो भी है वहां पे है। तो लिखा बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन परंपराएं विकसित हो गई। ठीक है, परंपराएं विकसित हो गई। तो ये परंपराएं भी रूल की तरह काम कर रही, नियमों की तरह काम कर रही, इसलिए इन्हें भी ऐसे मानेंगे मानो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया है। और जस्टिस कुलदीप सिंह ने तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में कही दिया कि अगर यह साबित किया गया कि कोई कन्वेंशन यानी परंपरा है और उसका पालन लंबे समय से होता रहा, तो हम उसे एज अ रूल ही मानेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार के संविधान के संशोधन के तरीके विकसित हुए वर्ल्ड वाइड, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दूसरा कन्वेंशन, जिसे इनफॉर्मल मेथड कहा गया। इन्हीं संविधान के संशोधन के 2 तरीके होते हैं, एक अनौपचारिक तरीका जिसमें न्यायिक निर्वचन और संवैधानिक परंपराओं का विकास होता है, दूसरा होता है फॉर्मल मेथड। ठीक है, औपचारिक तरीका स्वयं संविधान में दिया होता है। ये दोनों विकसित हुए, और इसलिए विकसित हुए क्योंकि फॉर्मल मेथड कई बार इतना डिफिकल्ट होता है कि उससे डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए तरीके इस्तेमाल होते हैं। वर्ल्ड वाइड भी इस्तेमाल होते हैं और हमारे यहां भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों तरीके। हमारे यहां भी इनफॉर्मल और फॉर्मल मेथड दोनों इस्तेमाल होते हैं, और वर्ल्ड वाइड भी दोनों इस्तेमाल होते हैं। वर्ल्ड वाइड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके फॉर्मल कम इस्तेमाल होता है, वो उनके संविधान की अपनी विशेषता के कारण है। और हमारे यहां फॉर्मल मेथड ज्यादा इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल कम होता है, क्योंकि हमारे संविधान की जो भाषा है वो उतनी सामान्य नहीं है जितनी उन देशों में, इसलिए हमारे यहां ठीक है फॉर्मल तरीका ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर्मल तरीका क्या कहता है और जो इस समय कहता है उससे पूर्व वो क्या कहता था, ठीक है, और उससे पूर्व वो जो कहता था उसे बदलना क्यों पड़ा, और वर्तमान क्या है, इस सब पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।